कराची कारसाद हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा को आज कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि कल जाबहक बाप और बेटी की तदफीन मॉडल टाउन कब्रिस्तान में कर दी गई थी। इस अफसोसनाक हादसे में जो बाप बेटी जाँ बहक हुए, उनकी फैमिली से पूरा पाकिस्तान इजहार हमदर्दी कर रहा है। बाप ने पापड़ बेच बेच कर बेटी को MBA कराया था, जिसके बाद बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई थी, लेकिन हादसे में दोनों की ही जान चली गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी खुर्रम गुलजार ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं तफसीलात क्या हैं। जी खुर्रम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हादसा हुआ जिसके बाद अब इस पे जो पुलिस की तफ्तीश है वो भी जारी है। CCTV फुटेज लेकर आई और उसमें देखा जा सकता है फुटेज के अंदर कि किस तरह से खातून जो है वो गाड़ी दौड़ाती हुई आई थी और फिर ये खौफनाक हादसा रोनमा हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया कि किस तरह से उन्होंने माँ बेटी को कुचला है और उसके बाद वो मजीद आगे गाड़ियों को कुचलती हुई दूसरी गाड़ी से टकराई और ये हादसा अच्छा, हुआ। ये सारी डिटेल्स तो अब वीडियो की शक्ल में भी हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा खुर्रम, कल कोर्ट में पेश करना था, नहीं कर सके। आज का भी हमें जो है वो ये अपडेट आई है कि आज कोर्ट में पेश करेंगे। उससे रिलेटेड आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आज हो पाएंगी? देखें, पुलिस की जानिब से जो है वो इस सारे हवाले से तहकीकात भी की जा रही है। मजीद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, लेकिन जो खातून को बताया गया कि वो जहनी मरीजा है और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सके। आज के हवाले से भी वकील का यही कहना है कि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो ली जा रही है। साथ ही डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका ये बताना है कि उन्होंने इनके नमूने खून के हासिल कर लिए हैं। जो मुलजिमा खातून नताशा है, उनके नमूने हासिल कर लिए और वो मजीद जो है वो उनको टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। उनके हस्बैंड से भी ये बात पुलिस सर्जन की जानिब से मालूमात हासिल की जा रही है कि किस तरह की ये मेडिसिन लेती थी, दवाइयाँ। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम गुलजार, आपने अपडेट किया। और अगर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती है तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा लाइन पे लेते हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमने सोचा कि एक माहिर कानून से भी राय ले ली जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इसके ऊपर जो है डिबेट चल रही है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो एक परफेक्ट लॉ मेकर, बल्कि लॉ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जनाब, आप सुनाएं? ठीक ठाक, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये अभी हमारी रिपोर्ट के अंदर ही चला है, तो जी दैयत को भी जो है वो यहाँ पर मुतारिफ करा दिया गया है। रेमंड डेविस के बाद मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये दूसरा ऐसा रोड एक्सीडेंट का केस होगा जिसमें दैयत के कानून को जो है वो इम्प्लीफाई कराने की कोशिश भी हो रही है और उसी के तहत मुकदमा भी हो रहा है। ज़रा इसकी डिटेल बताइए सर। सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन हर बंदा खुद साख्ता तौर पर वकील और बैरिस्टर बना बैठा है सोशल मीडिया पर। आप सबसे बेहतर इस बारे में राय दे सकते हैं कि कानूनी नौयत इस वक्त इस केस की है क्या? देखें जनाब, इसमें तो सबसे पहले रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तहत अगर कोई इंसान की जान चली जाती है तो उसमें सेक्शन 320 पाकिस्तान पीनल कोड लगता है, जिसके तहत सजा जो है वो है दियत, और दियत के अलावा 10 साल तक की कैद उसको आ सकती है जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है। तो ये अब पूरा का पूरा अगेन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नहीं है, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कॉम्प्रोमाइज होता है या नहीं होता है। इस सूरत में क्या होता है, जहां पे कंपाउंडेबल होता है, कॉम्प्रोमाइज, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता है, ये किस हिसाब से आपने कहा है? देखें, ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल जो टर्मिनोलॉजीज हैं लॉ की, वो होती हैं कॉम्प्रोमाइजेबल और नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। मतलब कौन से केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और कौन से में नहीं हो सकता। अगर कंपाउंडेबल होता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में जब बिहाइंड द सीन्स कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर कोर्ट के अंदर एविडेंस झूठी देकर उनको छुड़ा लिया जाता है। तो अब जहां तक दियत की बात है, दियत का कानून बिल्कुल शरीयत में भी मिलता है, फिर उसको हमने पाकिस्तान पीनल कोड में भी लिया हुआ है। जहाँ पे दियत आ जाती है वहां पे ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल हो जाता है। तो इसमें दियत है और दियत के साथ साथ 10 साल की सजा भी है इस ऑफेंस में। तो अगर तो कॉम्प्रोमाइज इनका हो जाता है कोर्ट के बाहर
तो ये आकर कॉम्प्रोमाइज जमा कराएंगे और फिर वो आगे से अगर माफ कर देते हैं तो फिर ये दोबारा से छूट जाएंगे। और इन्होंने जो अभी प्ली ली भी है कि इंसैनिटी वाली के जी इनका दिमागी तवाजुन सही नहीं है जी। पता नहीं ये इनको किसने सलाह मशवरा दिया है, क्योंकि शायद सोशल मीडिया के प्रेशर से बचने के लिए ये बयान चलाया गया है या नहीं। बहरहाल सोशल मीडिया का यहाँ मैं एक और हवाला दे चलूं कि 6 कंपनियों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर और 3 की सीईओ भी हैं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है ये तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह का बयान देना इतनी हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव के लिए कि उनका दिमागी तवाजुन सही नहीं था, ये तो ना सिर्फ लीगली एक कमजोर ग्राउंड है बल्कि सोशली और उनके अपने बिजनेसेस के लिए भी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर वो इंसान हैं तो उनको गाड़ी चलाने को दी क्यों गई? एग्जैक्टली। और अगर वो इंसान है तो उनको ड्राइवर दिया जाए। आप सर एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा, यहाँ आपने बड़ी अच्छी ड्राइवर और जो गाड़ी की बात की है, यहाँ से एक सवाल और जनरेट हो रहा है। इनके पास यूके का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का नहीं है, यूके का है। एक तो ये चीज क्लियर कर दीजिएगा कि वहां का लाइसेंस यहाँ पर अलाउ है या नहीं, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल लाइसेंस बना के जाते हैं, जब यूके जाते हैं तो एक अलग लाइसेंस बनता है, पर इनके पास वही का लोकल लाइसेंस था जो इनसे बरामद हुआ है। वो भी बता दीजिएगा कि अलाउ है या नहीं, अगर आपकी नॉलेज में हो। और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि यूके वालों ने भी इन्हें लाइसेंस दे दिया इस स्टेटमेंट के बाद। हाँ, तो ये देखें, जिस तरह हमें पाकिस्तान के लोगों को बाहर जाके ड्राइविंग कराने के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ता है, इसी तरह यूके का अगर कोई ड्राइवर लाइसेंस हो किसी के पास तो बाहर के मुल्क में ड्राइविंग करने के लिए उनको भी यूके से इंटरनेशनल परमिट चाहिए होगा, और वो भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 साल से ज्यादा वैलिड नहीं होता। तो यूके के जो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस से आप यहाँ पाकिस्तान में नहीं चला सकते गाड़ी। ये भी गैर कानूनी हो गया। जी बिल्कुल। और फिर वहां से उन्होंने लाइसेंस भी दे दिया। बहरहाल बैरिस्टर साहब, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो केस तैयार किया जा रहा है। अब जरा सिर्फ क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, ब्रेक पे जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए जो केस तैयार हुआ है, ये जो केस स्टडी आपने की है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितनी कमजोर केस है या बड़ा कोई स्ट्रांग, या फिर ये कॉम्प्रोमाइज की जानिब बढ़ने का पहला कदम है? जनाब, इसमें सबसे पहले ना हमें एक चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन केस डिपेंड करता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर कि जिस चीज के ऊपर पूरा केस कोर्ट में रिलाय करता है वो हमारी टीम कमजोर है। स्पेशली सिंध पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स और एएसआई को इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स इतने कमजोर होते हैं कि उनको लॉ पढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन अंग्रेजी समझ में नहीं आती और लॉ हमारा अंग्रेजी में है, तो वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? बिल्कुल, बट इट्स लाइक एन ओपन एंड शट केस सर। सारी चीजों की फुटेजेस मौजूद हैं, सबकी वीडियो मौजूद है। अब डिपेंड करता है एमएलओ साहब की रिपोर्ट के ऊपर और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके एफआईआर है। ये एक रिपोर्ट आपको याद होगी कि कोयटा में एक एमपीए ने एक पुलिस एहलकार के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद थी। लेकिन प्रॉब्लम अगेन इन्वेस्टिगेशन में ये आती है कि वो अगर वीडियो पेश ही ना हो कोर्ट में, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही ना बनाया जाए, तो फिर इस वजह से इस तरह के क्लियर कट ओपन एंड शट केसेस भी आप हार जाते हैं प्रोसिक्यूशन। तो ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। दूसरी थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमत है वो हमें और हमारे नाजरीन को आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।